गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग रिवीजन थ्योरी से क्वेश्चन को डिस्कस कर देने वाले हैं। जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं हम 19 नवंबर 2022 को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड द सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा, इसको 1964 में रिकमेंडेशन ऑफ के सनातन की कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। सेकेंडली स्टेटूटरी एक बॉडी है। 2003 में इसको स्टेट्यूट का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1964 में इसको जो है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ बना दिया गया था। इसका मेन काम ये है कि जो करप्शन से रिलेटेड जितने मैटर होते हैं उससे डील करता है। करप्शन कहाँ पे? तो ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज के अंदर। ठीक है, लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट है। इट वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी इन द that is related to the prevention of corruption headed by the K. Sanathan. That is absolutely correct. Okay, it takes power from the statute in 2003. It is independent body which is only responsible to parliament. That is very very important. And जो रिपोर्ट होती है वो सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, तो ये भी याद रखिएगा। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। जो भी ऊपर इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू कैग जो है हमारी कंट्री का प्रीवी पर्स को कंट्रोल करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका जिक्र जो आर्टिकल 142 से लेके 148 से लेके 151 तक के अंदर हम पाया जाता है। कैग जो है 1 मेंबर बॉडी है। इस जो एक जनरली एक IAS ऑफिसर होते हैं, तो फर्दर इनका अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं हो सकता है। जो उम्र होती है 6 साल या 65 जो भी पहले जाए, जो रिपोर्ट होती है वो टेबल करते हैं कहाँ पे? प्रेसिडेंट के सामने। और जो भी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे होती है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। और इनका जो रिमूवल है वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करते हैं उसी तरीके से इनको रिमूव किया जाता है। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट देयर। कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ही होल्ड ऑफिस फॉर द 6 ईयर अप टू 65 ईयर जो भी पहले जाए। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कैग audit the account related to all expenditure from the Consular Fund of India, the Consular Fund of each state and unitarity having a legislative assembly. क्या स्टेटमेंट सही? तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कैग अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द वारंट अंडर सील एंड हिज होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर अप टू 65 ईयर जो भी पहले हो जाए। ओके, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई। एक बार आप इसको पढ़िएगा। और याद रखिएगा नंबर 3, ये जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी की आइज़ मानी जाती है। ठीक है, और हमारी कंट्री का मतलब पर्स को कंट्रोल करने की एक बॉडी है। और याद रखिए प्राइवेट पर्स से रिलेटेड कौन सा अमेंडमेंट है? 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। पीस एक्ट जो है 1996 जिस एरिया में हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन नहीं लागू होता है वहाँ पे पीसा को एक्सटेंड, मतलब जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको एक्सटेंड किया जाता है तो पीस एक्ट। ये 10 स्टेट के अंदर जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है और स्कूल को रेगुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा वहाँ पे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल बनाए जाते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर टू द ग्राम सभा, कौन कौन सी पावर ग्राम सभा को दी गई है ये पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल बिलीफ इन द कल्चर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। इट इज करेक्ट। रिजोल्यूशन ऑफ द लोकल डिस्प्यूट। इट इज ऑल्सो करेक्ट। लैंड एलिनेशन रिलेटेड जो मैटर डील करना हो ये भी करेक्ट है। मैनेजमेंट ऑफ द विलेज मार्केट। दैट इज ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द एंड द पावर गिवन टू द पीसा अंडर द ग्राम सभा। ठीक है, तो ये काम है जो आपका ग्राम सभा करता है अंडर द पीसा एक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। UID माइटी के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में ये आती है। 2010 में जो है इसको नीलमणि के अंडर में इसको बनाया गया था। 2010 में पहले ये जो है अलग से डिफरेंट मिनिस्ट्री के अंडर में हुआ करती थी। उसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन के अंडर में हुआ करती थी। बाद में जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंडर में, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में इसको लेकर आ दिया गया। और तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। UDI जो है एक स्टेट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। UDI जो है इशू करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये कितने नंबर का था? तो 12 नंबर का होता है और ये सिंपल न्यूमेरिकल फॉर्म में पाया जाता है। और ये क्या है, डोमिसाइल का एक रीज़न नहीं बन सकता। यहाँ जो रेसिडेंट होते हैं वो भी इसको बनवा सकते हैं। और NPR मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ इसको सीट दिया गया था 2015 के अंदर में। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामित्व स्कीम जो है एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका काम ये है कि जो भी लैंड होती है ना रूरल एरिया में उसको डिमार्केट करना यूजिंग टेक्नोलॉजी। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंडर में आती है। तो ये भी याद रखना। तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट्स द मिनिस्ट्री ऑफ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। सो सेकंड स्टेटमेंट इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। Under the scheme, residential land is in village will be measured using drone to create a known disputed record. It is also correct. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट है। पंचायत राज डे के दिन जो है इसको लॉन्च किया गया था। इसमें बेसिकली हम ड्रोन का इस्तेमाल करेंगे ताकि जो भी लैंड है उसको हम मैप्ड कर सकें। ठीक है, और यू कैन से द मॉडर्नाइज कर सकें। और एनीवे द स्कीम का एम ये रिवोल्यूशनाइज करना प्रॉपर्टी रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन इंडिया।
जो एक IAS ऑफिसर के अंडर में आती है। अंडर द स्कीम रेसिडेंशियल लैंड इन विलेज विल बी मेजर्ड यूजिंग ड्रोन टू क्रिएट अ नॉन डिस्प्यूटेबल रिकॉर्ड and property card for every property in the village will be prepared by the state using a accurate measurement daily। मतलब ये है कि हम accurate measure कर पाएंगे। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ऑल फोटोन ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। कितनी स्पीड है, 3 × 10⁻⁸। फोटोन हैव जीरो मास एंड रेस्ट एनर्जी, दैट इज़ करेक्ट। और म्यून्स जो है फोटोन का ही नहीं, ठीक है, फोटोन जो है इसका जीरो मास होता है, रेस्ट एनर्जी होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है अगर इस फोट हो जाए, मतलब इसका जो मास थोड़ा सा बढ़ जाए, उसी को ही हम म्यून कहते हैं। तो ये भी याद रखना, क्योंकि म्यून टेक्नोलॉजी भी न्यूज़ में है, क्योंकि इसके थ्रू जो है जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसकी लेंथ वगैरह मेज़र की जा रही है और उसका कितना विड्थ वगैरह है, तो उसको एक दोबारा से सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी कर रहे हैं चाइनीज़ साइंटिस्ट। दैट वाई इट इज़ टेक्नोलॉजी इज इन न्यूज़। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द डायनासोर। सी, हमारी कंट्री में जो डायनासोर्स है अप्रोक्सीमेटली 75% जो है असम के अंदर पाए जाते हैं। कौन से? तो ब्लैक तो नहीं कहेंगे हम इनको, ग्रेट राइनो है, जो जिनका एक सिंग होता है, 1 यूनिकॉर्न होता है, और वल्नरेबल लिस्ट में आते हैं ये हमारे IUCN की, ठीक है। और ये सबसे बड़ी स्पीसीज मानी जाती है राइनोज के अंदर। लेट्स सी, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द राइनो स्पीसीज, दैट इज़ कम्प्लीटली एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज़ वल्नरेबल एज पर द IUCN लिस्ट, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। द इंडियन राइनो सिंगल हॉर्न इज प्रेजेंट इन द बोथ बुल्स एंड काउ, बट जो न्यू बोर्न काउ होती है वहाँ पे हॉर्न नहीं होता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तो ये सही है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही। यू कैन सी ऑल्सो इंडियन राइनो को जो है लार्जेस्ट राइनो माना जाता है। सिंगल ब्लैक हॉर्न एंड ग्रे ब्राउन हाइड होते हैं। फूड की बात करें तो ये ग्रेजिंग पे डिपेंड रहते हैं। 75% ऑफ द पॉपुलेशन जो है असम, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। और काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर 2/3 जितने भी ग्रेट 1 हॉर्नड राइनो हैं वो पाई जाती है। IUCN की बात करें तो वल्नरेबल है, शेड्यूल फर्स्ट में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के, और जो है साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और याद रखिएगा अभी एक शीशम प्लांट है, एक डेसिडियस पेड़ होते हैं, उसको अपेंडिक्स 2 में लेकर आया गया है। किसके द्वारा? तो साइट्स के द्वारा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये इंडिया का नेटिव है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन पे ही किया गया है। डेट वाई इट इज़ अ न्यूज़। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस वजह से आप इसको याद रखना। एनीवे, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉल्ड मूली इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू एंड इज नेवर टू द नॉर्थ ईस्ट इंडियन म्यांमार रीजन से नेटिव है। तो आपको बताना कौन किसकी हम बात करें, बेसिकली मेलोकोना बेसिफेरा की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम मूली नॉर्थ इंडिया में कहते हैं, ठीक है। मेलिकोना बेसिफेरा इज द लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू एंड इज नेटिव टू द नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार रीजन, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ग्रेजेस द बैम्बू इज प्रोड्यूस यूजिंग द लार्ज फ्रूट विच ड्रॉल विजिटर प्रेडेटर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यशोधक समाज क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था? तो याद रखिएगा ये एक एंटी कास्ट मूवमेंट थी, महाराष्ट्र के अंदर चलाई गई थी। किसके द्वारा? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा, है ना। यू कैन सी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? वायरस जो है किस किस को इन्फेक्ट कर सकते हैं? यस, बैक्टीरिया को कर सकते हैं, जिसको हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। फंगी को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। प्लांट्स को कर सकते हैं, बहुत सारी बीमारी कर देते हैं। तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले 21 नवंबर 2022 के, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे 28 नवंबर तक के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लीजिए। एनीवे, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। अभी जो है पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी जिसको गांधी मेंडल अवार्ड 2022 दिया गया, तो याद देखिए वो दलाई लामा है। तो तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा, और उनको 1989 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। गांधी मंडेला फाउंडेशन की बात करेंगे तो 2019 में जब गांधी जी की एनिवर्सरी हुआ करती थी 150वीं, तब इसको बनाया गया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी इज कंट्रारी टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि कंटिनेंटली जो है वो इसके विपरीत नहीं है, बल्कि इसको सपोर्ट करती है। इट इज थ्योरी दैट अर्थ आउटर शेल इज डिवाइड इनटू सेवरल प्लेट दैट ग्लाइड्स ओवर द मेंटल एंड दैट इज नथिंग बट और इनको ही हम प्लेट्स कहते हैं, दैट इज करेक्ट। द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस टेक्टोनिक प्लेट इज द कन्वेंशन इन द मेंटल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और जो ये गर्मी आती है मेंटल कन्वेंशन क्यों पाता है? बिकॉज देर इज अ हीट देर, एंड व्हाट द रीजन फॉर द हीट? दैट द रेडियो एक्टिविटी अंडर द क्रस्ट, or you can say that the heat that are left over while the solar system are made। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। बाकी इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कॉन्टिनेंट बनते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से, तो वो कौन कौन से फोर्सेज हैं? तो टाइडल फोर्स दैट इज करेक्ट, ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज ऑल्सो भी करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं। सी फ्लो स्प्रेडिंग जो है कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में बनती नहीं, बिकॉज दैट इज मेड ड्यूरिंग द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। सी फ्लो स्प्रेडिंग इज द रिजल्ट ऑफ द मेंटल कन्वेंशन, दैट इज एब्सोल्युटली राइट।
सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेल्प इन एक्सप्लेन कॉन्टिनेंटल डिफरेंट थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट। बाकी आप इसके बारे में यहाँ पे देखिएगा, आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। The following statement, the largest volcano in our solar system found on Earth, that is incorrect because it is found on Mars। नाम है उसका ओलंपस का। ओलंपस मोनस is a shield volcano found on Mars and is the largest volcano in solar system। It is the largest volcano in the solar system। Second example, a volcanic eruption must be accompanied by an earthquake, that is also correct। Let's see the next question। अच्छा, ये वोल्केनिक इरप्शन हमेशा जो अर्थक्वेक की वजह से आता है, नहीं, डेट इज इनकरेक्ट। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। आगे बढ़ते हैं। बीजिंग डिक्लेरेशन किससे रिलेट करते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिए वीमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड इसकी मीटिंग हुई थी 1995 के अंदर, ठीक है। तो एक एजेंडा है वीमेन एम्पावरमेंट एंड आउटकम ऑफ द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस कन्वीन्ड बाय द यूनाइटेड नेशन। प्लेटफॉर्म फॉर द एक्शन इज एन एजेंडा ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट। इट्स एम टू एक्सेलरेटिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नेशनल फॉरवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन एंड रिमूविंग ऑल द ऑब्स्टेकल टू वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द ऑल स्फीयर ऑफ द पब्लिक एंड द प्राइवेट लाइफ थ्रू अ फुल एंड इक्वल शेयर इन द इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग ऑफ द वुमेन, ठीक है। तो बीजिंग डिक्लेरेशन कब हुआ था, तो 1995 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर ये कन्वीन की गई थी। तो उस वक्त बीजिंग डिक्लेरेशन निकल कर आए थे। डेट वाई इट इज इन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे 2022 की थीम क्या है, तो इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन, डेट इज करेक्ट। और 5 जून जो हम इन्वायरमेंट डे बनाते हैं, तो उसकी जो थीम है ओनली अर्थ, ओनली सेव अर्थ, है ना। तो उसकी वो थीम रखी गई, आप याद रखना, पूछी जा सकती है। इंक्लूजन ऑफ चिल्ड्रन इसकी थीम रखी गई। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल थी उसके बाद बनी थी, लीग ऑफ नेशन का ये लेफ्ट ओवर बना है, जो 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बनता है तो उसका भी ये पार्ट बन जाता है। एनीवे, ये जो कन्वेंशन है 138 एंड 152 ये किससे रिलेट करते हैं, तो चाइल्ड लेबर से। और हमारा आर्टिकल 24 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डील विद द चाइल्ड लेबर। ओके, द टू कन्वेंशन है जो 138 एंड मिनिमम एज से रिलेटेड, कन्वेंशन 182 जो है वर्स्ट फॉर्म जो चाइल्ड लेबर का पाया जाता है, उससे आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। और चाइल्ड लेबर से रिलेटेड हमारी कंट्री के अंदर पोस्को एक्ट है, जूनियर जस्टिस एक्ट है, और एक बॉडी भी बनाई गई कारा, जो जिसका मतलब है, जिसका काम है एडॉप्शन वगैरह को देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड करता है वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस, तो ये आर्टिकल 21 है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स जो रिलीज़ किया जाता है किसके द्वारा, तो याद रखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक यहाँ पे 6 है, तो याद रखिएगा। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नवंबर 2022 को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है नोटिफाइड द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018, तो ये मैंने बताया था, डेट इज़ करेक्ट। और ये जो फाइनेंस बिल एक्ट था 2018 का, उस वक्त इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें होता क्या, सिर्फ SBI को ऑथराइज किया जाता है, इंडियन पीपल, ओनली द पीपल हु गिव डोनेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। और कितना और किसको, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं, जिस पार्टी ने 1% अप्रोक्सीमेटली लोकसभा के वैलिड वोट्स को गेन किया हो, उनको ही जो है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो स्कीम है उसका फ़ायदा मिलता है। और जो बॉन्ड है वो इन कैश कराने पड़ते हैं विद इन 15 डेज ऑफ एवरी क्वार्टर डेट आर स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ जनवरी, अप्रैल, मई जून को छोड़ के जुलाई, अगस्त और सितंबर को छोड़ दें अक्टूबर, तो नवंबर और दिसंबर को छोड़ दें अगेन जनवरी, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, ओनली पॉलिटिकल पार्टी डेट हैव रिसीव नोट लेस देन 10% ना आके 1% है जो वोट्स को लोकसभा के अंदर जिसने पाए हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल हो जाता है, ठीक है। लेकिन इन कैश कराना पड़ता है 15 डेज के अंदर में, ठीक है, ये भी आप याद रखना। लेट्स सी देन, और सिर्फ SBI को ऑथराइज किया गया और इंडियन पीपल से रिलेटेड है। एनीवे, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व की हम बात करें कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये आपके अंडमान निकोबार के अंदर, यहाँ पे सिर्फ सोम्पियन ट्राइब रहती है। और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, एक तो गलेथिला नेशनल पार्क है और एक सेडल नेशनल पार्क है, ठीक है। ये पहली स्टेटमेंट देखते हैं। इट लाइज बिटवीन द कोस्ट ऑफ द श्रीलंका एंड सदर्न टिप ऑफ इंडिया, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ गल्फ ऑफ मन्ना, इट इज़ नॉट द ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, तो फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट। इट इनकॉर्पोरेट 2 नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, जो मैंने बता दिया, यस। और यहाँ पे जो इंडोनेशिया शोम्पियन पीपल है वो रहते हैं, यस। शोम्पियन पीपल जो है मंगलोइड ट्राइब या ट्रेड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सेकंड थर्ड सही। ग्रेट निकोबार के अंदर 2 आपके नेशनल पार्क है, एक कैंपबेल नेशनल पार्क है और गलेथिला नेशनल पार्क है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब है गल्फ ऑफ मन्नार, जिसके बारे में बात कर रही थी। ये जो है फर्स्ट मैराइन बायोस्फीयर है इंडिया का, डेट इज़ करेक्ट। ये जो है रामेश्वरम टू टूटीकोरिन को जोड़ता है, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अंडर द यूनेस्को मैप प्रोग्राम, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और मैप प्रोग्राम जो है 1971 के में स्टार्ट हुआ था, यूनेस्को के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था।
आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ द रिजर्व में कौन कौन प्रेजेंट है? यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसको मैप प्रोग्राम भी बोलते हैं, जो 1971 में स्टार्ट किया था, कौन कौन से हमारी कंट्री? नीलगिरी है, यस बिल्कुल है, नोकरेक है, और 5th नंबर पे है आपका ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन नहीं है यहाँ पे? कच्छ बायोस्फीयर नहीं है, मानस भी नहीं है, ठीक है। 1, 3, 5 आर द करेक्ट। तो वो है कौन कौन? 11 बायोस्फीयर रिजर्व है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज नीलगिरी, सेकंड इज गल्फ ऑफ मन्नार, नंबर 3 इज सुंदरबन, नंबर 4 नंदा देवी, 5th नोकरेक जो आपको वेस्टर्न गारो में मिल जाएगा मेघालय के अंदर, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश के, सिंपली पाल ग्रेट निकोबार, अमरकंटक बायोस्फीयर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर के ऊपर, अगस्थामलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल तमिलनाडु के बॉर्डर के ऊपर, कंचनजंगा नेशनल पार्क इन सिक्किम, राइट। आगे बढ़ते हैं। एनुअल स्टेट ऑफ जो ऐसा रिपोर्ट होगी इसके द्वारा पब्लिश की जाती है, एक एनजीओ है प्रथम जो रूरल हाउस होल्ड बेस्ड क्या कहते हैं सर्वे कंडक्ट कराती है, और वो बेसिकली क्या बच्चे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2021 award has been given to the NGO Pratham working in the field of the education. The award carries a monetary award of 25 lakh along with the citation and award यहाँ पे दिया गया है, राइट। आगे बढ़ते हैं। Let's see the next question. Consider the following statement regarding the Central Deposition Services Limited. So it is the financial entity set up to hold security in the form of the tangible or non-physical certificate. Case statement से तो that is completely and absolutely right. It is currently in the largest deposit in India in terms of the number of the demat account open. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। Consider the following statement regarding the फसाई जो है 2006 के अंदर बनाई गई थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में ही आती है। Let's see, it is administrative मिनिस्ट्री ऑफ फसाई, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, दैट इज करेक्ट। सेकेंड देखते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड द प्रमोशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ थ्रू द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ फूड सेफ्टी, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। और इनके लिए एक रिप्लेस प्रोग्राम भी चलाया गया है ट्रांस फैट को हमारी कंट्री से कम्प्लीटली एलिमिनेट करने के लिए, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। तो दोनों की दोनों यहाँ पे सही है। ये जो है फसाई एक्ट 2006 के हिसाब से काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ द मार्शल आर्ट विच ओरिजिनेटेड इन द स्टाइल इन केरला 3rd century BC में टू द 2nd century AD। मोस्ट इंडियन मार्टियल आर्ट कंटेन रिचुअल्स एंड फिलोसफी इंस्पायर्ड बाय हिंदुइज्म। नंबर 3 इट इज बिलीव टू बी द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मार्टियल आर्ट इन इंडिया। तो किसके बारे में हम बात करते हैं? तो क्लारीपट्टू जो केरला की मार्शल आर्ट है, ठीक है। थंगटा की बात करें तो मणिपुर का है, और गटका बात करें तो पंजाब से है, और मल्लखम्ब जो है मध्य प्रदेश है। वन मोर इज देयर जो आपकी मैरिटियल आर्ट है, मार्शल आर्ट है, राइट। और इस संगम लिटरेचर से अपना ओरिजिन प्राप्त करती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रामजेट इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीथिंग जेट इंजन दैट यूज द व्हीकल फॉरवर्ड मोशन टू कंप्रेस इनकमिंग एयर कंडीशन, तो दैट विल कम्प्लीटली राइट। रामजेट पावर व्हीकल, ये आप देखना एक बार, खुद पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्शियन गल्फ को कौन कौन टच नहीं करता है या कौन कौन टच करते हैं? ओमान बिल्कुल नहीं करते, बहरीन करता है, ईरान करता है, कतर करता है, ओमान नहीं करता है। देखो पर्शियन गल्फ ऑफ द लैंड मास तो कौन कौन सी कंट्री? 8 कंट्रीज हैं, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड द UAE। लेकिन ओमान टच नहीं करता है। गल्फ की बात करें पर्शियन गल्फ की, तो ओमान इज़ नॉट टचिंग इट, राइट। यू कैन सी हियर ओमान नहीं करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ से तक जो है पर्शियन गल्फ आता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि UAE एक, ये आपका बहरीन हो गया, यहाँ पे सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे आपका कुवैत हो गया, कतर हो गया, ईरान हो गया, ये इनको टच करते हैं। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवीजन फ्रेमशिप क्वेश्चन हम 23 नवंबर 2022 के डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन देयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका जिक्र जो है पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। आर्टिकल अगर देखोगे तो 324 से लेकर 329 में मेंशन किया गया। जब हम एडल्ट सफरेज की बात करते हैं तो आर्टिकल 326 के अंदर मेंशन है। ओके, इट वॉज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950, दैट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड 25 जनवरी को हम एक वोटर्स डे भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखिए। इट एडमिनिस्ट्रेशन इलेक्शन टू द लोकसभा, राज्यसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ओनली। नो, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस स्टेट के अंदर लोकेटेड है तो उसके भी कंडक्ट इलेक्शन कराते हैं। तो सेकंड इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन द स्टेट इलेक्शन पोजीशन इन इंडिया। ये जो है लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शन वो कंडक्ट कराते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन।
अपॉइंटमेंट टेन्योर की बात की जा रही है, इनको जो है रीअपॉइंटमेंट किया जा सकता है, डिबार नहीं किया जाता है कौन अदर पोस्ट को होल्ड करने के लिए आफ्टर सर्विंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, प्रेजेंट इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया on the aid and the advice of the appointment committee of the cabinet. That is incorrect because it is not the aid and advice committee of cabinet but the जिसमें आपके पीएम होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं एंड वन एक यूनियन मिनिस्टर होते हैं। द चीफ कमिश्नर कैन बी रिमूव ओनली थ्रू द प्रोसेस रिमूवल टू द सुप्रीम कोर्ट जज बाय द पार्लियामेंट। इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये कैग और जो हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसके लिए काम आता है, जो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाते हैं उसी तरीके कैग को और चीफ इलेक्शन कमीशन को हटाया जाता है। बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। ही इज क्रेडिट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन केस्ड रॉकेट इन वारफेयर। तो एक पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा आयरन केस्ड जो भी है एंड ट्रीटी ऑफ लिबर्टी और श्रीरंगपट्टनम। ही डाइड द डिफेंडिंग द फोर्ट्रेस श्रीरंगपट्टनम अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स। तो ये नन अदर पर्सनैलिटी रेदर देन द टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड यूरोपियन कल्चर इन इंडिया। टीपू वांटेड मैसूर टू बी मॉडर्न राइवल and Tipu is credited for the introduction of the iron cage rocket in warfare. न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया गया था। बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी भी इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। लोअर द डेमोक्रेसी एंड ग्रेट डिप्लोमेटिक जैकोबिन क्लब 1797 में ओपन किया गया था। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम के द्वारा जो है साइन की गई थी। ये ट्री साइन किया, ही प्लांटेड द ट्री ऑफ द लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। और एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में। उस वक्त रूल करे थे वेल्लेसली, मतलब गवर्नर जनरल हुआ करते थे। बाद में इनके द्वारा प्रेस पे कंट्रोल भी किया जाता है, बाद में हार्डिंग के द्वारा हटाया जाता है और ये 1719 में इसकी डेथ का कारण बनते हैं एंड इनको जो है लॉयन ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता है। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रोजेक्ट उन्नति। ये एमजी नरेगा वर्कर को असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए, उनकी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। इट इज़ इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग। नो, इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का इनिशिएटिव, तो याद रखिएगा। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन जीआई। तो ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव प्रमोट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल एआई सो दैट द ह्यूमन राइट जो है कैन बी वेलफेयर, मतलब ह्यूमन को हम सेंटर मान के उनका वेलफेयर सबसे ज़्यादा हो सके। एआई का ये एक मकसद होना चाहिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इंडिया इज फाउंडिंग मेंबर ऑफ द 25 मेंबर ग्रुप हुज मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज सेक्रेटरी होस्टेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो ये गलत है। जीपी जो एक GAPAI एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम है कि एआई जो है ह्यूमन के वेलफेयर के लिए यूज़ होना चाहिए। इंडिया जो फाउंडिंग मेंबर है 25 मेंबर ग्रुप हुज मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। सेक्रेटरी जो OECD यहाँ पे होल्ड करता है। ठीक है, OECD का जो हेडक्वार्टर है वो आपको बेल्जियम में मिल जाएगा। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म रोनोग्राम एंड क्वार्टर मीटर समटाइम न्यूज़ में रहता है, वो किससे रिलेटेड है? तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से रिलेटेड है। बेसिकली मेजरमेंट से रिलेटेड जो सिस्टम डेवलप किया जाता है उससे ये जो दो टर्म है वो रिलेट करते हैं। माइक्रोबैट्स क्या? ये एक माइक्रो प्लास्टिक है जो आपके मेरीन इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं। तो माइक्रोबैट्स आर मैन्युफैक्चर सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल लेस देन 1 मिलीमीटर जिसकी डायमीटर होता है या उनकी डायमेंशन होती है, जो पॉलीथीन से बने होते हैं और जो मैरीन इकोसिस्टम के अंदर पाए जाते हैं, तो उसको हम माइक्रोबैट्स के नाम से जानते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच द फॉलोइंग स्टेट इज एट्रीपेटो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड? इट इज नथिंग बट तमिलनाडु। और तमिलनाडु से मैंने बताया था आपको कि एक ग्रेट निकोबार नहीं आई फॉरगेट, कोई बात नहीं। तो तमिलनाडु यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं यही पढ़ा देती हूँ। एट्रीपेटो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट कंप्राइजिंग अट्रापट्टी विलेज एंड मीनाक्षीपुरम विलेज इन तमिलनाडु। अबाउट द साइट अट्रापट्टी विलेज ऑल्सो हैज इकोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। इसमें जो है 250 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं। 3 इंपॉर्टेंट रैप्टर पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेजर फैल्कोन, शाहीन फैल्कोन एंड ब्यूनेली ईगल। It is also home to wildlife such as Indian pangolin, slender loris and python also। तो याद रखिएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। ब्लैक नेप्ड पीजेंट की बात की जा रही, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इट इज़ करेक्ट। इट्स अ लार्ज बर्ड विच यूजुअली लिव्स अराउंड हिली एरिया एंड लोअर माउंटेन एरिया। क्या स्टेटमेंट सही? तो डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। इट इज़ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है, ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है? तो जर्मन वॉच के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इंडिया की रैंक 8th है, टॉप किया गया डेनमार्क के द्वारा। और फर्स्ट 3 पोजीशन को जो है खाली रखा गया है। अगर हम 3 पोजीशन को छोड़ दें तो इंडिया की रैंक 5th हो जाती है। ठीक है, 59 कंट्री में छोड़िए एक मात्र G20 कंट्री है जो इसका पार्ट बनती है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिविजन तो एमसी क्वेश्चन 24 नवंबर 2022 को हम डिस्कस करें। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन है। Since inception, the Election Commission of India has been multi-member body. That is incorrect because it is one member body. जब हमारा 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1989 में, उस वक्त इसको जो है 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया था। ठीक
ठीक है। इलेक्शन कमीशन और रीजनल कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन चीफ इलेक्शन कमीशन, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। द डिटर्मिनेशन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ द इलेक्टोरल काउंसिल थ्रू द आउट द कंट्री, ये डिमार्केट करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी तो इस वजह से चलते हैं आगे। इलेक्शन कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रेस्क्राइब द क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन, दैट इज इनकरेक्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रेस्क्राइब नहीं किया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज स्पेसिफाइड द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन एज 6 ईयर, that is also incorrect because it is not the 6 or 65 year, it is the act of parliament which decided it. Number third देखते हैं, constitution has debarred the attending election commission from further appointment, that is also incorrect because it did not debar, right। तीनों की तीनों statement यहाँ पे गलत है। Let's see the next question। Consider the following statement about the Election Commission of India. Chief Election Commission of India is a permanent constitutional body, that is also correct। The Chief Election तो जो परमानेंट नहीं है वो कौन है, फाइनेंस कमीशन है। द चीफ इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव्ड ओनली थ्रू द इम्पीचमेंट दैट आर डन बाय द पार्लियामेंट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द इलेक्शन आर बीइंग हेल्ड ओनली फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, द एक्सपेंडिचर बोर्न इज एंटायरली बाय द कंसर्न, इट इज ऑल्सो करेक्ट। जिस स्टेट का इलेक्शन हो रहा होता है तो उस स्टेट को ही उस पूरे इलेक्शन में जितना पैसा लगता है उस स्टेट को ही बोन करना पड़ता है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। CI चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है। इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005, दैट इज करेक्ट। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट मोर देन 10 मेंबर आर हेयर, इट इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब यहाँ पे 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं होना चाहिए। The commission can order an inquiry into any matter if they are reasonable ground, that is also correct। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। कहाँ से ये पावर लेते हैं यू कैन सी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लचित बोरखुन, बेसिकली ये क्या थे, कमांडर हुआ करते थे अहोम किंगडम के, एंड ये जो है बैटल ऑफ सराय घाट लड़ाई गई थी किसके बीच में, ब्रिटिश एम्पायर नहीं है बल्कि मुगल और अहोम किंगडम के बीच में। तो यू कैन सी हियर द थिंग्स दैट आर रिलेटेड टू द अहोम किंगडम एंड माइट बी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम देयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कुकी पीपल आर एथनिक ग्रुप नेटिव टू द मिजो हिल इन इंडिया, दैट इज करेक्ट। द चिन पीपल ऑफ म्यांमार एंड द मिजो पीपल ऑफ मिजोरम आर रिलेटेड टू द टाइप ऑफ द कुकी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट डिफाइन द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इट गिव द पावर गिवन टू द पार्लियामेंट इन इंडिया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिड नॉट पावर द पार्लियामेंट टू स्पेसिफाई द शेड्यूल्ड ट्राइब इन वेरियस पार्ट ऑफ द यूनियन टेरेटरी। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है। तो सिर्फ यहाँ पे पास है क्योंकि पावर जो प्रेसिडेंट को दी गई है, फर्दर अपडेशन की पावर जो पार्लियामेंट को दी जाती है। यूएन क्लोज की बात करते हैं। यूएन क्लोज जो है ओनली इंटरनेशनल कन्वेंशन है जो स्टिपुलेट करता है फ्रेमवर्क स्टेट जुरिडिक्शन इन द मेरीन टाइम स्पेस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और इंटरनेशनल सी बोर्ड अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। और याद रखिए यूएसए यहाँ पे पार्ट नहीं बनाते हैं। यूनाइटेड नेशन की हाई सी ट्रीटी के बारे में पूछा जा रहा है तो कौन सी करेक्ट है ये बताना है। ये पेरिस एग्रीमेंट भी कहा जाता है ओशियन का, एंड इट डील विद द बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन। और मतलब ये है कि दो कंट्री के बीच का जो एरिया होता है जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे लाई करते हैं उसको कंजर्व करने की बात करते हैं। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं। एनीवे अगला ये जो क्वेश्चन है शिक्षम जो है डलजीरिया सीसुम, क्या इसके बारे में पूछा जा रहा है। वही मैं जो शिक्षम मैंने आपको बताया था, इट इज़ अ डेसिडियस ट्री। ये जो अपेंडिक्स सेकंड में इसको रखा गया, इसका मतलब ये है कि इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं इंडियन से, दैट इज़ इनकरेक्ट, राइट। क्योंकि ये जो है अदर कंट्री जैसे म्यांमार वगैरह में भी लाई करता है जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट नहीं है। एनीवे रिवीजन से क्वेश्चन 25 नवंबर 2022 को भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लें। विद रेफरेंस टू द प्रिवेंशन द क्रूरल्टी टू एनिमल एक्ट ऑफ 1960 विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, ये पूछा जा रहा है। नंबर फर्स्ट the Animal Welfare Board of India was established under this act, and that is correct. This act provides for the punishment for causing unnecessary cruelty and suffering to animal, that is also correct. It provides the guidelines relating to experimentation on animal, जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एनिमल ट्रायल वगैरह किए जाते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस ये जारी करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और ये कब बनाए गए थे तो 1960 में, किस एक्ट के थ्रू, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट इन 1960। Which of the following can lead to the demand pull inflation? A growing economy, that is correct. Increase in forex reserve, that is also deficit financed by the government, that is also correct. और जब हमारी करेंसी का डिवेल्युएशन होता है तब भी, तो चारों के चार ऑप्शन सही है। तो ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन कराया जा चुका, तो रिपीटेड क्वेश्चन। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, तो कौन सा नहीं है। जनरल इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द करेंसी ऑफ द करेंसी जो है डिप्रिशिएट कर दी, दैट इज करेक्ट। तो थर्ड तो ऑप्शन नहीं होगा। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन होल्डिंग मनी रिमेन्स एन इंटेलिजेंट इकोनॉमिक डिसीजन, दैट इज इनकरेक्ट। इंडियन रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ फ्रॉम डिबिटर टू क्रेडिटर, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज क्रेडिटर टू डेबिटर से पैसा जाता है ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग जो है 2015 में एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू
प्लानिंग कमीशन रिप्लेस करते इसको बनाया गया था, डेट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट वाज एस्टेब्लिश थ्रू सो डेट वी कैन अचीव द SDG, यस डेट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। इधर में तो कोल प्रोडक्शन, इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व करता है, बिल्कुल सही बात है। हम इंपोर्ट भी 2nd नंबर पे करते हैं और एक्सपोर्ट भी 2nd नंबर पे करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। मेरे हिसाब से तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही होने वाले हैं। इंडिया जो है 5वें नंबर पे प्रोडक्शन के मामले 2nd नंबर पे, एक्सपोर्ट करने के मामले में भी 2nd नंबर पे और इंपोर्ट करने के मामले में भी 2nd नंबर पे हम आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कन्वेंशन टू इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज साइट्स के बारे में बेसिकली पूछा जा रहा है। सी ये 1963 में बनाया गया था, किसके थ्रू, IUCN के थ्रू, मतलब फर्स्ट टाइम कंसेप्चुलाइज किया गया था। इसका मेन काम ये है कि जो भी हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, चाहे वो आपके फ्लोरा हो, फोना हो या अदर स्पीसीज़ है, तो उसको डील ये करते हैं, मतलब उसका जो ट्रेड है वो सस्टेनेबल है, ये पूरी कोशिश करते हैं। वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जानते हैं, मल्टीलेटरल ट्रीटी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है ये। 1963 में इसको कंसेप्चुलाइज किया जा रहा था जब IUCN की मीटिंग हो रही थी। IUCN को जो है 1948 में स्थापना किया गया था, जिसमें नॉन प्रॉफिट बॉडी, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर इंडिविजुअल हो या फिर जिसका इंटरेस्ट हो वॉलंटरी, वो उन्होंने इसको बनाया था। कब बनाया था? 1948 में। द फर्स्ट बॉडी रिगार्डिंग इन्वायरमेंट। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल के बारे में। स्पीसीज अंडर द फ्रेश वाटर ट्रीटमेंट टू इंडिया ओनली, इट इज करेक्ट। ये जो शेड्यूल फर्स्ट में रखी गई है, इट इज ऑल्सो करेक्ट। दोनों करेक्ट, दोनों के दोनों देखो, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड सही है। जो हमारा रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल है वो इंडिया के अंदर भी और यहाँ पे नेपाल के अंदर भी ये पाया जाता है। ओके, तो इट डजंट मीन दैट इट लाई ओनली टू इंडिया। आगे बढ़ते हैं। फ्लोटिंग वेजिटेशन डेट स्पोर्ट रिच बायोडाइवर्सिटी, कौन सा नेशनल पार्क है? तो ये कैबुलाम जो नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर। और मणिपुर के अंदर इसको फुमडी के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पे संगाई फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फुमडीज होती है, जो मतलब वेजिटेशन है, वहाँ पे अगर वहाँ पे डियर खड़ा होता है ना, तो वो हिलता रहता है, तो उसको हम डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द नेशनल इनोवेशन फंड इंडिया। इससे बताना कौन सा सही है। NIFA एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ये आती है। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। विच कैन बी इम्पैक्ट ऑफ एक्सेसिव नॉन इनअप्रोप्रिएशन यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, मतलब क्या इफेक्ट होगा नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को जो अगर हम ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, तो प्रोफिलेशन होगा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सोयल कहना का, डेट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट डजंट मतलब ये डील नहीं करता है इस बात से कि वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ हो। सेकेंड, मतलब ये जो है बाहर से न्यूट्रिएंट को लाके सोयल के अंदर पटक देते हैं, वहाँ पे जो ग्रोथ होती है नेचुरली वो नहीं होती है। सेकेंडली, इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द सोयल कैन टेक प्लेस, यस दैट इज करेक्ट। रीचिंग ऑफ नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ऑकर, तो दोनों सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे सही है। रिवीजन से MCQ क्वेश्चन जो है 26 नवंबर 2022 के हम डिस्कस करने वाले हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिसेटरी पावर जो है किसको दी जाती है? तो गवर्नर जनरल को दी गई थी उस वक्त। ओके, और ये गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है, जो हमारी कंट्री में आज के टाइम पे जो स्टेट के अंदर जो गवर्नर होते हैं, वो जो पोस्ट है वो किस तरीके से फंक्शन करेगी, उसका पूरा क्राइटेरिया कनाडा से हमने लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछा जा रहा है। 26 नवंबर को हम हर साल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, यस दैट इज़ करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, दैट यस। और ये जो कैबिनेट मिशन के अंडर में बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो 36th सेशन के अंदर फैज़पुर के अंदर जो हो रहा था, जवाहरलाल नेहरू के अंदरशिप के, उस वक्त डिमांड की गई थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। और 1940 में जब अगस्त ऑफर आता है तो ब्रिटिश सरकार उसके लिए हामी भर देती है, लेकिन इंडियन उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एनीवे, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मिलेट हैव अ लो शॉर्ट ग्रोइंग सीजन एंड लोअर वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द कल्टिवेशन एज अगेंस्ट द पैडी एंड द वीट, दैट इज करेक्ट। मिलेट जो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और MSP दिया जाता है सिलेक्टेड जो हमारे मिलेट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Let's see the next question. Right to Information Act of 2005 consider the following statement regarding it. Number first statement, it set rules out of the procedure regarding citizen right to information, that is correct. It replaced the former Freedom of the Free Information Act of 2002, that is also correct. It has enacted to consolidate the fundamental right in the Indian Constitution that are given into the Article 19 of the Indian Constitution, that मतलब तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। In the last 2 decades, the overall growth in the dairy sector has been low compared to cereal, that is incorrect because the dairy sector उसमें ग्रोथ ज़्यादा है compared to the सीरियल्स के प्रोडक्शन में। ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था डेवलपमेंट करने के लिए डेयरी को, डेट इज़ ऑल्सो करेक्ट। जो मिनिस्ट्री ऑफ
डेयरी, फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंडर में आते हैं। और ये जो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। द कोऑपरेटिव मॉडल जो है वर्गीस कुरियन के द्वारा डेवलप किया गया था विद द इंडियन डेयरी सेक्टर, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। द सेकंड एंड थर्ड आर यहाँ पे करेक्ट है, बाकी आप यहाँ पे पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक राइनो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट इज करेक्ट। जावियन राइनो जो इंडेंजर्ड, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द क्रिटिकली इंडेंजर्ड। व्हाइट राइनो जो नियर थ्रेटेंड, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पे सही है। और हमारी कंट्री के जो राइनो, ग्रेट राइनो, वो वल्नरेबल की कैटेगरी में आते हैं। लेट्स सी, व्हाइट राइनो आर द लार्जेस्ट ऑफ द ग्रेट राइनो स्पीसीज, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द इंडियन राइनो या वन हॉर्न्ड राइनो। ब्लैक राइनो आर लिस्टेड क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द इंटरनेशनल IUCN की लिस्ट के हिसाब से क्रिटिकली इंडेंजर्ड, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। वन ओनर राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वेदर बी द बांग्लादेश, नेपाल एक्सेट्रा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। सेकंड ओनली इज द करेक्ट। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है ब्लैक राइनो, दैट इज करेक्ट। एंड ग्रेट वन ओनर राइनो जो इंडियन राइनो जो सबसे बड़ा भी है, जो वल्नरेबल की कैटेगरी में आता है, यू कैन सी फाइंड द हेयर द इंडियन राइनो इज फाउंड। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है, तो वन हॉर्न राइनो के लिए। ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है उससे रिलेटेड देखिए, ये लार्जेस्ट है, ये सही है। इट इज नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, दैट इज करेक्ट। इट इज द इंडेंजर्ड एज ऑन द IUCN रेड लिस्ट, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द वल्नरेबल। तो फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। हैंसन डिजीज़ के बारे में। बेसिकली ये क्या है, लेप्रोसी से रिलेटेड है। लेप्रोसी को ही हैंसन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ये बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है। बेसिकली ये जो है स्किन को अफेक्ट करता है। ये जो है कॉम्बिनेशन से जो है मल्टीड्रग थेरेपी से इसको ठीक किया जा सकता है। और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होता है, दैट इज़ दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हैंसन डिसीज़ जो है लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन होता है बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लिप्टी से, और इसको अगर हमें ठीक करना है तो मल्टी ड्रग थेरेपी हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन इंडिया रजिस्ट्रेशन जियोग्राफिकल इंडिकेशन वैलिड फॉर 20 ईयर, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज वैलिड फॉर द 10 ईयर। इन इंडिया जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज एडमिशन बाय द ट्रेड मार्क एक्ट ऑफ 1990, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट ऑफ 1919 दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड द दिस होल एक्ट ऑफ थिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे है, अगले दिन के RTM पे हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन दे। A judge of the Supreme Court can be removed from his office by an order of the President after an address of the Parliament has been presented to him in the same session for such removal supported by। तो वो जो सपोर्ट है वो कितने का होना चाहिए, तो याद रखिए द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द बोथ हाउस द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ ऑफ द पार्लियामेंट। तो उस वक्त जो इनको हटाया जाता है। और इनका जो प्रोसीजर है आर्टिकल 124 क्लॉज 4 के अंदर दिया गया है, ठीक है। और जब हम जज के ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो आर्टिकल 222 हाई कोर्ट के जज के ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो आर्टिकल 222 से इससे रिलेट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इम्पीचमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जज के बारे में पूछा जा रहा है। तो द प्रोसीजर फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जज ऑफ द हाई कोर्ट इज द सेम एज दैट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज करेक्ट। ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन पास द फाइनल ऑर्डर फॉर द रिमूवल ऑफ द हाई कोर्ट जज, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पे देखिएगा एनीवे आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द ट्रांसफर ऑफ द हाई कोर्ट जज, दैट इज राइट। द एग्जीक्यूटिव कैन ट्रांसफर अ जज विदाउट कंसल्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज इनकरेक्ट। तो ये जो है नहीं होता है एनीवे। नंबर थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना स्कीम इज द सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद 100% फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अंडर द स्कीम इन द इनकम सपोर्ट जो है 6000 पर ईयर दिया जाता है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो ये इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट दिए जाते हैं। द फंड विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट फॉर द बेनिफिशियरी, मतलब यहाँ पे DBT का यूज़ किया जाता है, दैट इज करेक्ट। देखो जब PM स्कीम की बात करते हैं तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं। इनकम सपोर्ट 6000 पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, ओके ठीक है। तो यू कैन सी है DBT का हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। 2018-19 में इसको लॉन्च किया गया था, बाकी इसके जो पैसे आगे बढ़ाए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वोन द अवार्ड द एक्सीलेंस इन द ईयर 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड द कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन। तो याद रखिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी वास्तु संग्रहालय को जो है उनके द्वारा अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जीता गया 2022 के लिए यूनेस्को के एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द विद रेफरेंस टू द टर्म ब्लू बगिंग समटाइम मेंशनड इन न्यूज़, व्हाट इज इट द हैगिंग ऑफ द, ठीक है। इनको हम फिर अगले सेशन में डिस्कस करें। बाय दिस एंडिंग द सेशन है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस।